तो हम लोग फिर यहाँ बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स की। ठीक है, ये देखिए, ये बात हो रही है हमारे पास ये दो बहुत पॉपुलर टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है तो ये तो सेल्सियस में नापते हो या फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ये जनरल है। वैसे अपनी कैलकुलेशनों के लिहाज से तो केल्विन वाला होता है, वो भी देखेंगे अभी पहले सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं। तो होता ये है कि अगर हम आइस पॉइंट की बात करें, वो पॉइंट जहाँ पर वाटर आइस में, आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर सेल्सियस वाले स्केल में टेम्परेचर कहा जाता है 0। और स्टीम पॉइंट जहाँ पर वाटर बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट होगा, वहाँ पर सेल्सियस वाले स्केल में टेम्परेचर 100 कहा जाएगा। 0 से 100 के बीच में 100 डिवीजन्स आप करेंगे। सही है। फ़ारेनहाइट वाले स्केल में ये आइस पॉइंट जो है, इस पर टेम्परेचर लिखते हैं 32 और स्टीम पॉइंट पर लिखते हैं 212। यहाँ से यहाँ 180 डिवीजन। ध्यान दो, इसमें यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीजन बनेंगे? 180 डिवीजन्स। और यहाँ से यहाँ कितने डिवीजन बनेंगे? 100 डिवीजन्स। ओके, अब क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर का सेल्सियस में आपको पता है तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, फ़ारेनहाइट में पता है तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेल्सियस में नापा C, फ़ारेनहाइट में नापा F, तो उसका तरीका ये है कि आप इनमें रिलेशन ऐसे लिखते हैं कि ये देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब नापा C लिखा, तो यहाँ से यहाँ तक जितने डिवीजन्स हैं वो कितने होंगे? C - 0। और टोटल डिवीजन्स कितने हैं? 100 - 0। ये रेशियो लीजिए। इधर फ़ारेनहाइट में नापोगे तो यहाँ से यहाँ तक डिवीजन F - 32 और टोटल कितने हैं? 212 - 32। ये रेशियो लीजिए। तो ये रेशियो जो है, ये फ्रैक्शन जो है वो सेम रहेगा। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। और आप इसमें ऐसे लिखते हैं F - 32/180 बराबर C/100। ये 20 से कट जाएगा। ये वो पॉपुलर चीज़ है जो आप में से बहुत से लोगों को याद होगी। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्जन इसी से कहते हैं F - 32/9 बराबर C/5। ठीक, ये बात ध्यान रखें। ये डिवीजन जो हैं, ये टोटल का कितने फ्रैक्शन है, ये डिवीजन टोटल का कितना फ्रैक्शन है, ये सेम रहता है, सेल्सियस में हो या फ़ारेनहाइट में। अभी यही बात हम बताएं, कोई नया स्केल भी बना सकते हैं उसमें भी। अभी के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को लेके कुछ ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, तो जब सेल्सियस में टेम्परेचर है 0, तो फ़ारेनहाइट जो है उसमें टेम्परेचर हो जाएगा 32। और जब फ़ारेनहाइट में 0 होगा तो सेल्सियस में हो जाएगा -160/9। और ये आप एक ग्राफ जो है वो ऐसे करके बना लेते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होता है कि जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो वो आपकी होती है -40। -40 पे सेल्सियस में भी वैल्यू -40 आएगी और फ़ारेनहाइट में भी। आप रख के देख लीजिए, -40 -32/9 और -40/5 वो सेम वैल्यू आएंगी। तो मैं कहूँगा कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या सेम वैल्यूज़ हैं। समझे? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में -40 सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा भाई ऐसा है, अगर आप इसको निकाल सकते हो यहाँ पर, ये इसको भी x रख दो, इसको भी x रख दो, x यहाँ रख के सॉल्व करोगे, x - 40 आ जाएगा अपने आप। चलिए, वो ज़रूरत नहीं है लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और ऐसा कई बात याद रखी जाती है कि 100 डिवीजन्स ऑन सेल्सियस स्केल आर इक्वल टू 180 डिवीजन्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो आप 1 डिवीजन ऑन सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिवीजन्स ऑन फ़ारेनहाइट, ये याद रखते हैं। सेल्सियस वाला डिवीज़न बड़ा होता है, फ़ारेनहाइट वाला डिवीज़न छोटा होगा। और सेल्सियस के एक डिवीज़न में फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन्स आएंगे, या ऐसे कह लो 1.8 को 9/5 कह सकते हो। तो 5 डिवीजन्स ऑन सेल्सियस, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल
बराबर 9 डिविजन्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। क्या मतलब, ये देखो, ये आपने सेल्सियस में 5 डिवीजन बनाए, 3 4 5 5 5, 1 2 3 4 5 डिवीजन बने। तो फ़ारेनहाइट में इतने में ही 9 डिवीजन बनेंगे, समझे। जैसे भाई आप ध्यान दीजिए कि अगर आप यहाँ पर देखें तो सेल्सियस में 100 डिवीजन बन रहे हैं, तो यहाँ फ़ारेनहाइट में कितने बन रहे हैं, 180। ठीक है, फ़ारेनहाइट में ज़्यादा बन रहे हैं तो यहाँ पर बनेंगे 9 डिवीजन्स। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लो हो गए 9 डिवीजन्स। ठीक है, तो ऐसे करके बात हमको ध्यान रखनी होती है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इन्हीं दोनों स्केल्स में ही काम करें, और भी स्केल बना सकते हैं। जैसे एक तो बहुत पॉपुलर है ही केल्विन वाला स्केल, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप देख लीजिए इसको एक बार। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये बात हो रही है सेल्सियस और केल्विन वाले स्केल की। ये तो सबको पता है, वो केल्विन में क्या टेम्परेचर लिखना हो तो सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, बस वही चीज़ है। ये देखो, आइस पॉइंट पर, स्टीम पॉइंट पर सेल्सियस में 0 और 100 होता है, केल्विन में आइस पॉइंट 273.15, स्टीम पॉइंट 373.15। केल्विन वाला टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में टेम्परेचर का से 273.15 ज़्यादा होता है। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो 273.15 है, बट प्रैक्टिकली क्या कहते हैं, अपना कैलकुलेशनों के लिए वो 273.15 की जगह 273 ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली सेल्सियस में 273 ऐड करके केल्विन वाला टेम्परेचर मिलता है, बट वो वैल्यू एक्चुअल में 273.15 ऐड करनी होती है। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी बात बताइए, एब्सोल्यूट स्केल, ये क्या बात है। आमतौर पे आप केल्विन वाले स्केल को एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, बट एब्सोल्यूट स्केल एक जनरल टर्म है जो सिर्फ केल्विन स्केल नहीं और भी बहुत सारे स्केल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, क्या है भाई एब्सोल्यूट स्केल जो है, उसका मतलब है एक ऐसा स्केल जिसमें लोएस्ट पॉसिबल जो टेम्परेचर है उसको 0 वैल्यू असाइन करी जाए, उससे आप एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। भाई ये तो हमें पता ही है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो एटॉमिक लेवल पे रैंडम मोशन चल रहा होता है वो स्लो होता चला जाता है। टेम्परेचर कम करते चाहिए, वो एटॉमिक लेवल पे रैंडम मोशन स्लो होता जाएगा। अब टेम्परेचर घटते घटते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एटॉमिक लेवल पे जो रैंडम मोशन हो रहा होता है वो कतई रुक जाता है, बिल्कुल सीज कर जाता है। तो जब वो रुक जाएगा तो हम कहेंगे कि ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे और कम टेम्परेचर नहीं किया जा सकता है। तो वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है, अगर आप सेल्सियस में देखें तो वो होगा -273 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, केल्विन में वो वैल्यू होगी 0। तो ऐसा कोई भी स्केल जिसमें लोएस्ट जो टेम्परेचर है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है उसको 0 वैल्यू असाइन करी जाती है, उसे एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा ये बात। सेल्सियस वाला स्केल एब्सोल्यूट स्केल नहीं है, क्योंकि सेल्सियस में लोएस्ट टेम्परेचर होता है -273 और केल्विन में जो है जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो होता है 0। ठीक है, तो केल्विन वाला एब्सोल्यूट स्केल है। तो केल्विन स्केल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट स्केल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब और भी कई एब्सोल्यूट स्केल आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं बस केल्विन ही अकेला एब्सोल्यूट है, और भी हो सकते हैं। चलिए फिर आते हैं, यहां पर दिखाया मैंने कि जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो केल्विन में 0 होता है, इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, वी कैन डिफाइन न्यू स्केल, हम अपने मन से कोई नया स्केल भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अरे भाई, जैसे आइस पॉइंट पर सेल्सियस में 0 और स्टीम पॉइंट पर सेल्सियस में 100 कहते हो, मैंने एक नया टेम्परेचर स्केल बनाया। मैं कहता हूं कि यार ऐसा है, आइस पॉइंट पर मैं टेम्परेचर कहूंगा 200 डिग्री,
और स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर कहूँगा 350 डिग्री। हाँ ठीक है, नया स्केल हो गया। कोई तुम आ गए, तुमने कहा मैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कहूँगा 500 डिग्री, यहाँ पे कहूँगा 1000 डिग्री। हाँ भाई, तुम्हारा स्केल अलग हो गया। तो स्केल हम अपने अपने अलग डिफाइन नए कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्केल नया डिफाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। क्या, वो देखिए। जैसे यहाँ बताया कि भाई आइस पॉइंट था, स्टीम पॉइंट था, ठीक, ये 0, ये 100 सेल्सियस में, ये 32, ये 212 फ़ारेनहाइट में। और कोई नया स्केल है जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैंने कह दिया मैं इसको कहूँगा 200 डिग्री, इसको 500 डिग्री, तो 200 को x1 और 500 हो गया x2। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेल्सियस में नापते हैं वो C आता है, उसी ऑब्जेक्ट का फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो F आता है। तो इनमें तो रिलेशन आपको पता है, F माने 32/9 = C/5। हाँ, तो अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इस नए स्केल में लिखूंगा तो क्या आएगा। अब ये थोड़ी ना कि इसको कहा 200, इसको कहा 500, तो अब इसको मैं अपने मन से कुछ भी कह दूंगा कि नहीं ये तो 400 है या 300 है। नहीं, वो तो इस एक सिस्टम के हिसाब से चलेगा फिर, ठीक है। आप इनको अपने मन से ले सकते हैं, फिर बीच की वैल्यू तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से आएगी। कैसे, वो देखिए। इसके लिए करना ये होगा कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर सेल्सियस में C, फ़ारेनहाइट में F और नए स्केल में X है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो डिवीजन है वो पूरे डिवीजन का क्या फ्रैक्शन है वो निकालिए। C - 0/100 - 0, F - 32/212 - 32, और यहाँ पे X - x1/x2 - x1। तो ये फ्रैक्शन सेम रहेगा, स्केल चाहे जो भी हो। ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। CFX ये ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर हैं इन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड न्यू स्केल। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फ्रैक्शन यहाँ से यहाँ तक जो डिवीजन है वो टोटल डिवीजन्स का कितना फ्रैक्शन है, वो आप इसके लिए किसी के लिए निकालिए, वो सब सेम आएंगी, ठीक है। तो इसको एक बार क्लास पर रुक के ठीक से इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो हमारे सामने सवाल है, हमारे पास एक थर्मामीटर है जिससे हमने टेम्परेचर नापा। तो कभी एक्चुअल टेम्परेचर जब था 20 डिग्री, तो ये थर्मामीटर 21 डिग्री बता रहा है। मतलब ये थर्मामीटर जो है बहुत बढ़िया नहीं है, कुछ इसमें गड़बड़ी है, ठीक है। चलो जो भी सिस्टम होगा, तो ये 20 डिग्री को 21 डिग्री बताता है। और जब एक्चुअल होती है 90 डिग्री, तब ये बताता है 88 डिग्री, 88 डिग्री, ठीक। तो ये बताओ कि जिस समय थर्मामीटर 30 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है तो एक्चुअल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो क्लास को रोकें और इसका जवाब निकालने की कोशिश करें। जी, तो देखते हैं। हमारे पास सेल्सियस वाला स्केल जो है, इसकी बात हो रही है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर 20 है, तो ये समझो ये थर्मामीटर कोई, वैसे तो इसको ये कह सकते कि ये गड़बड़ है थर्मामीटर, और हम सोचते हैं कि चलो इसका हो सकता है कि थोड़ा निशान सही से नहीं लगाए गए हों, तो ये कोई नया स्केल बना दिया गया। तो नया स्केल में इसका टेम्परेचर है 21, और जब सेल्सियस वाले में वैल्यू होती है 90, तब नए स्केल में वैल्यू जो है वो आपकी दे रखी है कितनी, 88। अब आपसे कहा गया कि अब ये रीडिंग थर्मामीटर की 30 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो इस समय सेल्सियस वाले में रीडिंग क्या, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसको न्यू स्केल मान लिया, ये मान लेते हैं ये थर्मामीटर जो है वो गड़बड़ इस वजह से है क्योंकि इसमें सेल्सियस वाला नहीं, कोई और स्केल के हिसाब से निशान लगा दिए गए, इस चक्कर में गलत दे रहा है। तो अब ये टेम्परेचर क्या होगा, कुछ नहीं, जैसे वो आपको 0 से 100 पे बताया था वैसे ही यहाँ पे करना है। इसमें डिवीजन देखोगे भाई ये कितने हैं, ठीक है, और इसमें डिवीजन देखोगे, ठीक। यहाँ से यहाँ में जो डिवीजन है ये टोटल डिवीजन का कितना फ्रैक्शन है वो देखिए, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ जो डिवीजन है ये टोटल का कितना फ्रैक्शन है वो देखिए। वो फ्रैक्शन सेम होना चाहिए, ठीक। तो मैं लिखूंगा C - 20 बटे 90 - 20 बराबर 30 - 21 बटे 88 - 21। ओके, तो C - 20/70 इज इक्वल टू 9/67। बस हो गया, यहाँ से C की वैल्यू आपकी आ गई 20 + 70 × 9 630/67। ये आपका जवाब है, जितना भी आ जाए। तो ऐसा करके आपको वर्किंग करनी है। एक एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया आपको कि जो टेम्परेचर की रीडिंग है
ठीक है, वो हम इसको एक नया स्केल मान लेंगे। ऐसे भी कहा जा सकता था सवाल में कि एक फॉल्टी थर्मामीटर है, मतलब गलत गड़बड़ थर्मामीटर है, वो कर रहा है इस तरीके का काम। ठीक है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये सेल्सियस स्केल में ही काम कर रहा है, हम ये सोचेंगे किसी और स्केल में काम कर रहा है, तभी हम जो है इस तरीके की चीज़ का इस्तेमाल करके जवाब निकाल पाएंगे। ठीक है, यही एक तरीका है, बड़ा पॉपुलर है ये क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेंगे। एक और सवाल लिखते हैं। ये एक एब्सोल्यूट स्केल को लेकर बता देता हूं मैं क्वेश्चन। एब्सोल्यूट स्केल, ये कोई एब्सोल्यूट स्केल है, ये केल्विन वाला नहीं है। कोई एब्सोल्यूट स्केल कह दिया, मैंने क्या लिखा है अभी बताया था, केल्विन स्केल तो एब्सोल्यूट स्केल का एक एग्जाम्पल है, उसके जैसे और भी बहुत सारे स्केल हो सकते हैं। ठीक, तो एक एब्सोल्यूट स्केल है जिसमें टेम्परेचर एट आइस पॉइंट इज से आपका है 100 डिग्री, तो टेम्परेचर एट स्टीम पॉइंट क्या होगा वो बताओ। इस स्केल में स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो क्लास को रोकें और जवाब निकालने की कोशिश करें, देखिए कर सकते हैं क्या। अच्छा चलो देखते हैं भाई। ये हमारा एब्सोल्यूट स्केल है, तो ये लोएस्ट पॉसिबल जो टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं 0। केल्विन में भी ये 0 होता है। केल्विन स्केल ये नया स्केल जिसकी हम बात कर रहे हैं। आइस पॉइंट पे आ जाओ, तो आइस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर है 100, और केल्विन वाले में आइस पॉइंट पे टेम्परेचर होता है 273। वैसे तो 273.15 लिखना चाहिए, बट मैं बता चुका हूँ कि वो कैलकुलेशनों को आसान बनाने के लिए वो मोटे तौर पर 273 ही लिखा जाता है। स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या है वो आपको पता करना है, मान लो वो है x। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नहीं पता। तो स्टीम पॉइंट पे इसका टेम्परेचर होता है 373। यस, ठीक है, तो आप क्या करें, तो यहाँ पे देखिए जैसे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक खूब सारे डिविजन्स हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेंगे कि भाई ये पोर्शन में जितने डिवीजन है वो टोटल डिवीजन का क्या फ्रैक्शन है, और इसमें जो डिवीजन है वो टोटल का क्या फ्रैक्शन है, वो बराबर होना चाहिए। तो ऐसे लिखोगे 100 - 0 अपान x - 0 बराबर 273 - 0 अपान 373 - 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 100 × 373 अपान 273, ये आपका आंसर है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही तरीका है टेम्परेचर स्केल्स के साथ काम करने का। आप कुछ भी और करने की कोशिश करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि वो बात क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, आप तुरंत स्केल बना लीजिए, जो भी वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से देख लीजिए कि वे टोटल कितने डिवीजन्स हैं, और ये जो है ये टोटल का कितना फ्रैक्शन है। तो सेम करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ये नंबर ऑफ डिवीजन्स और अपान टोटल डिवीजन्स, तो यहाँ का फ्रैक्शन और वहाँ का फ्रैक्शन सेम होगा। तो ये टेम्परेचर स्केल्स को लेकर बात हो गई, इसको देख लीजिए एक बार, क्लास रोक लें और ठीक से बात को समझ लें।